सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। पिछली कक्षाओं में आपने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इनके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ। प्राचीन काल में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य अपने संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे और समझते थे। धीरे धीरे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उन्होंने पत्थरों और चट्टानों पर कुछ संकेत चिन्हों को बनाना शुरू किया और इन संकेतों की सहायता से वे अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। क्या होता था कि इन संकेत चिन्हों के द्वारा वे अपने मन के भावों को और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते थे और दूसरे के बनाए हुए चित्रों के जो संकेत चिन्ह होते थे उनको वो आसानी से समझ पाते थे। तो ये जो संकेत चिन्ह वो बनाते थे उसकी सहायता से वे अपने विचारों का आदान प्रदान करने में उन्हें आसान हो गया और अपने विचारों का आदान प्रदान वो करने लगे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होते गए वैसे वैसे उन्हें अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए एक साधन की जरूरत महसूस हुई और उसी के फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। भाषा के रूप बार बार बदलते रहे। अनेक वर्षों के बाद भाषा का एक निश्चित स्वरूप बना और आज के समाज में भाषा का विशेष महत्व है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है। वे अपने विभिन्न आवाज़ों और संकेतों से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो आवाज़ जैसे कि जो पशु पक्षी हैं या जानवर हैं वे भी अपने भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी जो तरीके हैं वो उनकी आवाज़ हैं, जिसकी वजह से वे अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों तक अपने विचारों को प्रकट करते हैं और उनके मन के भावों को जान पाते हैं। जैसे आपने उदाहरण के रूप में, जैसे आप मान लीजिए आपने देखा होगा गली मोहल्ले में अगर कोई अजनबी दिखता है तो आपके गली मोहल्ले का एक कुत्ता भी अगर उसे देख लेता है तो वो आवाज़ लगाकर बाकी सभी कुत्तों को इकट्ठा कर लेता है। तो ये उनके बुलाने का अपनी भाषा है जिसके द्वारा वो अपने मित्रों को इकट्ठा कर लेता है। इसी तरह से जब आपने देखा होगा कि कहीं किसी जगह पर कोई मीठी चीज़ अगर मिल जाती है तो एक चींटी आती है और थोड़ी देर में आपने देखा होगा कि वहाँ चींटियों की लंबी कतार लग जाती है। तो वे सभी चींटियाँ आपस में एक दूसरे को अपनी भाषा के माध्यम से एक दूसरे को बता देते हैं और सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बातें हम नहीं समझ पाते क्योंकि उनके अपने संकेतों का ये माध्यम होता है जिसके द्वारा अपने मन के विचारों को वो दूसरों तक, अपने मित्रों तक पहुंचा पाते हैं। भाषा का प्रयोग आवाज़ों अथवा ध्वनियों के रूप में बोलकर और सुनकर तथा लिखकर और पढ़कर भावों, विचारों के आदान प्रदान के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं और ये बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। राम, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलोगे? और मित्र जवाब देता है, हाँ दोस्त, अवश्य चलूँगा। तो इन्होंने बोलकर अपने मन के विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए एक बच्चा लिखित रूप में अपने मन के विचार को प्रकट करता है। पिताजी को पत्र लिखता हूँ ताकि वो रुपए भेज दें। यहाँ बच्चा अपने बात को, अपने मन के विचार को लिखित रूप में प्रकट करता है और अपने पिता तक अपने संदेश को पहुँचाता है। वहाँ दूसरी तरफ देखिए पिता उसके संदेश को पढ़ लेते हैं और पढ़कर उसके मन के बात को समझ लेते हैं और समझकर वो क्या कहते हैं, रोहित को तुरंत क्या सोचते हैं वो, रोहित को तुरंत पैसे भेज देता हूँ ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। यानी बच्चे ने लिखित रूप में अपने मन के बात को, अपने मन के विचार को, भावों को लिखकर उसने प्रकट किया और इधर पिता उसके मन के बात को, उसके लिखित संदेश को पढ़कर समझ लिए। तो ये है हमारी भाषा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं या ग्रहण करते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर करते हैं। ध्यान रखिएगा,
मौखिक भाषा में क्या होता है, बोलकर और सुनकर, तब उन्हें हम कहते हैं मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में क्या होता है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर करते हैं, तो ये लिखित भाषा कहलाती हैं। यहाँ देखिए मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे गाना गाना, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। बातचीत करना मौखिक भाषा है, और भाषण देना भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। लिखित भाषा के उदाहरण में पुस्तक पढ़ना, यानी पुस्तक में जो बातें लिखी हुई है वो क्या है, लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र में लिखी हुई बातें जो होती हैं वो लिखित भाषा का उदाहरण है। इसी तरह विज्ञापन जो लिखित रूप में होता है वह भी लिखित भाषा का ही उदाहरण है। सांकेतिक भाषा क्या होते हैं, जब हम अपने बातों को, अपने विचारों को संकेत के रूप में प्रकट करते हैं तब उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कभी किसी ने आपको इशारा में कहा होगा कि चुप हो जाओ, तो अपनी उंगली को अपने होठों से लगाते हैं, जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये चुप रहने का संकेत करते हैं, तो ये है सांकेतिक भाषा का उदाहरण। मातृभाषा, बालक सर्वप्रथम अपने परिवार के बीच में रहकर जिस भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है, यहाँ प्रदान गलत है, यहाँ पे प्राप्त होगा। यानी बालक सर्वप्रथम अपने परिवार के बीच में रहकर जिस भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है अथवा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे मान लीजिए गुजराती परिवार का जो बच्चा है वो गुजराती भाषा अपने आप ही घर में अपने परिवार के बीच में सीख लेता है। उसे सीखने के लिए उसे कहीं स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो गुजराती हुई वो उसकी अपनी मातृभाषा कहलाएंगी। इसके बाद है राजभाषा। राजकाज की भाषा जिसका प्रयोग कार्यालयों के कामकाज के लिए किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग कार्यालयों में होता है कामकाज के लिए, तो ये दोनों भाषा ही राजभाषा भारत की कहलाएंगी। अब है राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो एक राष्ट्र की भाषा हो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि हिंदी हमारे लिए राष्ट्र की भाषा है, क्योंकि अधिकांश जो भारत के लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये हमारी राष्ट्रभाषा भी है। इस भाषा को 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राष्ट्रभाषा घोषित की गई, और हर साल हिंदी दिवस के रूप में हम 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे कि फ्रांस की जो राष्ट्रभाषा है वो फ्रांसीसी कहलाती है, जापान की जापानी, ब्रिटेन की अंग्रेजी और चीन की चीनी। हिंदी के अतिरिक्त भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई हैं, और ये भाषाएं कौन कौन सी है आइए इनको देखेंगे, इनको जानेंगे। इसमें है जो ये 22 भाषाएं हैं वे हैं हिंदी, कश्मीरी, मराठी, असमिया, कोंकणी, नेपाली, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, बोडो, मैथिली, तमिल, डोगरी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मणिपुरी, संथाली और सिंधी। हिंदी संपर्क भाषा भी है, क्योंकि जो संपर्क भाषा होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ हमारे संपर्क बनाता है। तो संपर्क भाषा का प्रयोग किसी देश के निवासी आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क बनाने के लिए करते हैं, और इसीलिए हिंदी हमारी संपर्क भाषा है, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान में हिंदी को बोलते भी हैं और इसे आसानी से समझते भी हैं। अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा है, क्योंकि विश्व के सभी देशों में अंग्रेजी बोली भी जाती है और समझी भी जाती है, इसलिए अंग्रेजी क्या है, विश्व की संपर्क भाषा है। बोली और उपभाषा, बोली किसी एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है जो कि स्थानीय रूप में प्रचलित होती हैं। एक से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा बनाती हैं। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य सृजन होता है। कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। कहने का मतलब है कि हर 4 कोस के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार 8 कोस पर भाषा और बोली भी बदल जाती है। उदाहरणार्थ राजस्थानी उपभाषा में कई बोलियां सम्मिलित हैं। हम तो राजस्थानी बोलते हैं कि राजस्थानी बोल रहे हैं, पर राजस्थानी में भी कई तरह की बोलियां होती हैं और उन सभी बोलियों को मिलाकर राजस्थानी ही कहा जाता है। जैसे राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। तो ये क्या होती हैं, इनकी बोली होती हैं, और इन सभी बोलियों को मिलाकर क्या बनी, उपभाषा, जिसे हम राजस्थानी कहते हैं। लिपि,
जब उच्चारित ध्वनियों को लिखा जाता है तब उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिपि में कुछ निश्चित चिन्हों की सहायता से लिखा जाता है जिसे हम लिपि चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी ही लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अन्य लिपियों के बारे में भी हम जानेंगे। आइए देखिए, संस्कृत को जिस लिपि में लिखी जाती हैं उनको हम कहते हैं देवनागरी। कश्मीरी भी देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी में, बोडो भी देवनागरी में, जर्मन को रोमन लिपि में लिखा जाता है, उर्दू फारसी में, बंगाली बांग्ला में, मराठी देवनागरी में, कोंकणी देवनागरी में, संथाली भी देवनागरी में, अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, फ्रांसीसी की लिपि को भी रोमन कहते हैं और पंजाबी की जो लिपि होती है उसे हम गुरमुखी कहते हैं। तो ये हो गई भाषा और उनकी लिपि। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। भाषा को उसके शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। कुछ उदाहरण देखकर समझिए आप यहाँ पर। जैसे पहला उदाहरण है, गीता गाना गा रहा है। दूसरा है, कल जाना है कोलकाता मुझे। नंबर 3 में देखिए, तेरे को मैंने देना है। नंबर 4 में देखिए, परीक्षा, डिब्बा, परमात्मा। ये सभी वाक्य गलत हैं। इनमें क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या अशुद्धियाँ हैं इनमें? तो देखिए, सबसे पहले वाले वाक्य में देखिए लिंग संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर क्या है, गीता गाना गा रहा है जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, गीता गाना गा रही है। दूसरे में आप देखिए, कल जाना है कोलकाता मुझे। इसमें क्या गलत है, इसमें जो शब्द हैं उनका क्रम गलत है। तो इनका सही क्रम क्या होगा, मुझे कल कोलकाता जाना है। नंबर 3 में देखिए, तेरे को मैंने देना है। तीसरे वाक्य में जो शब्द हैं वो उनका जो प्रयोग हुआ है वो अशुद्ध है और शुद्ध रूप उनका क्या होगा, तुमको मुझे देना है। इसके बाद चौथे में देखिए आप, परीक्षा, डिब्बा और परमात्मा, इनमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, यानी स्पेलिंग इसकी गलत है। तो इसमें सही स्पेलिंग लिखना है। जैसे कि आप देखिए, परीक्षा में र में बड़ी की मात्रा आएगी। इसी तरह डिब्बा में ड में छोटी की मात्रा आएगी। परमात्मा नहीं होता, परमात्मा होता है। तो प लिखेंगे, र लिखेंगे, म आ का डंडा लगाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, आधा त और फिर म में आ की मात्रा लगाएंगे, तब ये हो गया परमात्मा। और अब ये वाक्य सही हो गए। क्या आप जानते हैं इन अशुद्धियों का पता हमें कैसे चला, हमने इनके शुद्ध रूप कैसे लिखे? यह सब ज्ञान हमें व्याकरण ने दिया। व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण भाषा के नियमों का शुद्ध ज्ञान कराता है। व्याकरण को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके 3 अंगों को भी जानना जरूरी है, जो कि हैं नंबर 1 यानी पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो इन सब को हम विस्तार से अगले पाठ में पढ़ेंगे। और तब तक हमने इस पाठ को कितना समझा, इसको हम इस अभ्यास के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पंजाबी की लिपि है, तो पंजाबी की जो लिपि है उसको हम क्या कहते हैं, गुरमुखी कहते हैं। तो हम यहाँ पे गुरमुखी में लगा देंगे टिक। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है बातचीत में कि पुस्तक में कि रेडियो में। तो पुस्तक में यहाँ पे लगाएंगे, करेक्ट आंसर पुस्तक होगा। और अंग्रेजी की लिपि क्या है, अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो जो अंग्रेजी की लिपि है वो है रोमन। यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब है दूसरा प्रश्न, वर्ग पहेली में से 6 भाषाओं के नाम ढूंढिए तथा बताइए ये कहाँ पर बोली जाती हैं। तो आइए हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से इसको पेंसिल से घेर रखा है और सबकी भाषा और कहाँ बोले जाते हैं वो ये भी लिख रखा है। तो पहला तो देखिए आपका पहले से किया हुआ है मलयालम, जो कि केरल में बोली जाती है। और दूसरी है कश्मीरी, जो कि कश्मीर में बोली जाती है। तीसरी मराठी, महाराष्ट्र में बोली जाती है। बंगला, बंगाल में बोली जाती है। पंजाबी, पंजाब में। हिंदी, समस्त भारत में बोली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे भारत लिख रखा है। आइए हम करेंगे रिक्त स्थान और प्रश्न 3।
दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको बॉक्स में यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको सही शब्दों को वाक्यों में भरना है। तो सबसे पहले है गाना सुनना भाषा का, यहाँ से हम मौखिक निकालेंगे क्योंकि मौखिक यहाँ पे आएगा। तो गाना सुनना भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ हो गया मौखिक। मन के भावों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे हम जापानी भरेंगे। इसके बाद देखिए अंग्रेजी की लिपि रोमन है। आखिरी में व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, तो यहाँ हम व्याकरण भरेंगे। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और उसी की सहायता से हमने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? तो जिस साधन से हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं व दूसरे के विचारों और भावों को हम समझ पाते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं और इसके कितने अंग हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्धतम रूप का हमें ज्ञान कराता है और इसके 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब प्रश्न 5 देखिए, सही कथन पर सही का निशान लगाएं और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। तो पहला जो वाक्य है क, गाना भाषा का मौखिक रूप है, ये सही है बिल्कुल, तो मैंने सही का निशान लगाया हुआ है। ख, बंगला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नहीं, बांग्ला में लिखी जाती है ये, तो यहाँ पे देखिए मैंने गलत का निशान लगा रखा है। ग, मनुष्य हमेशा बोलकर अपने विचार प्रकट करता है, ये भी गलत है क्योंकि लिखकर और संकेतों के द्वारा भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। घ में देखिए संसार के सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, ये भी गलत है क्योंकि संसार में सभी लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपना पाठ पूरा हो जाता है और मैं आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और लाइक करें। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए और घर से कम ही निकलिए।